हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस एग्जाम स्टेटस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आर्यन भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी की एक ऐसी सीरीज के साथ आपके साथ हैं जो लगभग एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और यहाँ से अच्छे सवाल बनने की संभावना होती है। तो हम लगातार बीएसटीसी के एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चर्चा करेंगे। लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने पहला प्रश्न कौन सा आ रहा है। लगभग अपन बार बार देखते हैं कि कई ऐसे सवाल आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, फिर भी हमारे सामने वो गलत, हमारे जो एग्जाम है वो गलत हो जाते हैं। उसका पीछे क्या कारण होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए ये पहला प्रश्न अपन आपके सामने आ रहा है। ये जो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करी है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए बचपन बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है, बैठक में भी भाववाचक संज्ञा है, एकता के अंदर भी भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है बनारस या बनारसी जो शब्द दिया है ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। बनारस यहाँ पर एक जातिवाचक का बोध करवा रही है, यानी बनारस एक क्षेत्र है और उसमें रहने वाले लोग बनारसी उनको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बनारसी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम ठीक बैठेगा, सही होगा। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाए। यहां पर रेखांकित पद आपका दिया हुआ है। जैसे ये रेखांकित पद आ गया, इसके अंदर आपको देखना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। संबंध बोधक अवयव है। अवयव शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो लिंग वचन एवं जाति लिंग वचन एवं काल के अनुसार उसमें बदलाव नहीं होता है, उसे हम अवयव कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है या समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या निपात है। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम ठीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है वचन संबंधी, यानी वचन संबंधी प्रश्न आएगा। देखो कैसा प्रश्न है कि गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य क्या है? गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन का प्रयोग है। एक वचन, बी ऑप्शन है एक वचन के स्थान पर बहुवचन, सी ऑप्शन है बहुवचन या डी ऑप्शन है बहुवचन के स्थान पर एक वचन। तो यहां पर यह बात अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा यहां पर देखते हैं। जैसे गुरु शब्द है, गुरु, पिताजी या पिता या महात्मा, ये सभी सम्मानजनक होते हैं, पद अपने आप में सम्मानजनक होते हैं या आदर्श के रूप में इनका नाम लिया जाता है, आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी, ठीक है ना। तो जब इनका प्रयोग होता है तो यहां पर एक वचन कभी भी इनके साथ में प्रयुक्त नहीं होगा। जैसे अपन जैसे एक प्रश्न वाक्य लिखते हैं, पिताजी आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, यानी पिताजी एक वचन है, परंतु हम क्रिया यहां पर जो है कौन सा प्रयोग किया? वचन के रूप में बहुवचन का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सम्मानजनक होते हैं, इनको ऐसे थोड़ी कह सकते कि पिताजी आ रहा है, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो यहाँ हमें सम्मानजनक स्थिति को बोध कराने के लिए हमने यहाँ पर एक वचन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? बहुवचन का। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह सकते कि गुरुजी आ रहा है। ये वाक्य अपने आप में ठीक नहीं होगा, उनके लिए आदर्श नहीं होगा, उनके लिए हम जो आदर्शवादी शब्द ये प्रयोग में नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। कहीं पर भी पिताजी के लिए, गुरुजी के लिए और महात्मा के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वहां पर हमेशा एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। ये फैक्ट आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर कंटिन्यू बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यानी गुरुजी, पिता, महात्मा, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आदर्शवादी होते हैं अपने आप में। तो यहाँ पर जो शब्द आपका बिल्कुल सही होगा, एक वचन के स्थान पर बहुवचन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये है
स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। स्त्री बोधक प्रत्यय, यहां पर देखो लेखिका, पड़ोसिन, बेनोई और भौदिय। लेखिका के अंदर लेखिका, और यहां पर प्रत्यय का निर्माण हुआ है इका प्रत्यय। इका प्रत्यय यहां पर जो है इका प्रत्यय का निर्माण से बना ये शब्द इका प्रत्यय। पड़ोसिन में इसमें भी इन प्रत्यय लगा हुआ है, और जो है मूल शब्द इसका क्या है पड़ोसी। पड़ोसी, ठीक है ना, पड़ोसिन इन प्रत्यय पड़ोसी, ठीक है ना। अब ये भी इसमें भी जो है हमने इन प्रत्यय लगाया इन, तो ये हो गया पड़ोसिन, ठीक है ना, पड़ोसिन। तो इन प्रत्यय लगता ही ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, स्त्री बोधक। इसमें भी इका प्रत्यय लगता ही लेखिका क्या बन गया, ये स्त्री बोधक हो गया। और बहन, बहन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसके अंदर हमने यहां पर जो है प्रत्यय वही लगाते ही क्या बन गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। बहन शब्द खुद स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो बहुधीय के अंदर स्त्रीलिंग नहीं है, बहुधीय यहां पर जो है बहुधीय शब्द, बहुधीय धन ये शब्द है, ये बहुधीय, ठीक है ना, बहुधीय। तो यहां पर इसका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा बहुधिया। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही होगा। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से शुद्ध अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। यानी ये जो आपके सामने पर्यायवाची शब्द दिए हैं उसमें अशुद्ध को ढूंढना है। तो यहां पर आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे ये सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो, तभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, निशी, रजनी, यामिनी किसके पर्यायवाची शब्द है, रात के, बिल्कुल इसका जो है एकदम जोड़ा सही है। सुधांशु, हिमांशु, संसांग, संसांग ये किसका है, चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी बिल्कुल एकदम सटीक है, सही है। अमी, पीयूष और सुधा ये है अमृत का, किसका है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नीरज, वारिज और जलद, अब ये ऑप्शन यहां पर समूह अशुद्ध है, क्योंकि नीरज और वारिज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन शब्दों के यानी जो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं उनके पीछे जय शब्द लगाते ही किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे, कमल के। और वह शब्द पानी को देने वाला, अर्थात ये पानी को कौन देता है, बादल। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द है पानी के, उनके पीछे दे लगते ही ये किसके बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके बादल के, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो नीरज और वारिज है ये तो किसके हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, और जो जलद है ये है बादल का पर्यायवाची शब्द। तो यहां पर ये बिल्कुल ऑप्शन समूह अशुद्ध है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है समास से संबंधित। समास से संबंधित क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये नहीं, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें देखना द्वंद्व समास का पहचान क्या है। द्वंद्व समास की पहचान है कि और का लोप होगा, किसका, और का बीच में विग्रह करते हुए और का लोप होगा, समास और का लोप होगा। और दूसरी पहचान इनकी यह है कि दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे माता, पिता, तो इनका समास विग्रह करते ही क्या, यहां पर और का बीच में लोप हो गया है, समास, समास पद के अंदर और का सामासिक पद में और का लोप होगा, और यहां पर इसका विग्रह करते ही क्या हो जाएगा, माता और पिता। अब ये चीज हम समझ लिए तो ये प्रश्न उत्तर अपन आसानी से निकाल सकेंगे इसका। जैसे देखो इनका समास विग्रह करते हैं, घर आंगन, घर और आंगन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, और का लोप हो रहा है, लाभ अलाभ, लाभ और अलाभ, ठीक है ना, नेक नाम, नेक और नेक है जो नाम, नेक है जो नाम। तो है जो नाम है, तो है जो किसमें आता है, ये अवयव समास के अंदर चला जाएगा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो उसे क्या कहा जाता है। अपन को यह चीज पता होनी चाहिए
कि जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होना उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं, वो 3 होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना, योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं होता है उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया कल शब्द लिख दिया, ठीक है ना, तो अब कल शब्द लिख दिया, कल शब्द को हम टुकड़ा करेंगे तो सार्थक इसके अर्थ नहीं निकलेगा। इसका जो सार्थक जैसे कै का अर्थ नहीं होगा और अपने आप में ले का अर्थ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये जो शब्द क्या होगा, कल शब्द होगा, वो है रूढ़ शब्द। ऐसे बहुत सारे पानी, पानी में पा और नी को अलग करेंगे तो उसका कोई सार्थक खंड या सार्थक उसका सार्थक नहीं होगा। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे जिसका कोई अर्थ हो उसे कहते हैं सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं हो उसे कहते हैं निरर्थक। तो ये जो है निरर्थक शब्द हो जाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक, यौगिक के अंदर जैसे दो शब्दों के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला, और दोनों का अपना अपना बिल्कुल अर्थ होता है, दोनों शब्दों का बिल्कुल अर्थ होता है, पाठ का भी अर्थ होता है, शाला का अर्थ होता है। और उसी प्रकार से अब योग रूढ़ किसे कहते हैं, यानी ऐसा शब्द जिनका दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है परंतु जब वो अपने आप में अर्थ में रूढ़ हो जाता है, जैसे योग बनते ही उसका नया अर्थ निकल जाता है, उस अर्थ के लिए वो शब्द रूढ़ हो जाता है। जैसे शब्द हो गया लंबोदर, लंबोदर लंबा, लंबा शब्द हो गया लंबा, लंबा शब्द हो गया जैसे लंबा उदर, ठीक है ना। अब ये जैसे ही दो शब्द मिलते ही ये बन गया लंबोदर, तो ये शब्द अपने आप में रूढ़ हो गया। किसके लिए? लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, ठीक है ना, लंबा है उदर अर्थात गणेश, तो गणेश के लिए शब्द अपने आप में क्या हो गया, गजानन के लिए रूढ़ हो गया, तो उसको हम योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। तो अपन को इसको वापस एक बार समझना है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। रूढ़ शब्द क्या कौन से होते हैं? जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो, दो शब्दों के खंड करने पर सार्थक अर्थ नहीं देता हो। और यौगिक किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से तो शब्द बनता है परंतु तीसरा अर्थ निकलता ही वो क्या हो जाता है, अपने आप में रूढ़ हो जाता है, उसको हम तीसरा एक दूसरा अर्थ वो अपने अर्थ के रूप में वो रूढ़ हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द आ गया विखंड, जिसका कोई खंड ना हो, अखंड जिसका टुकड़े नहीं होते, जिससे अखंड, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं अखंड। तो ये प्रश्न के बारे में हमें चर्चा करी है, तो यहाँ से सवाल फिर भी पूछे जा सकते हैं, योग रूढ़ से कई बार सवाल अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, तो इनको अपन को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया, जैसे मधुप, भ्रमर, मिलिंद, मिलिंद, ठीक है। ये किसके हैं? ये हैं भौरे के पर्यायवाची शब्द। किसके हैं? भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। या यहां पर देखो बी में मीन, मत्स्य और वनिता, वनिता, मीन, मत्स्य, या किसके हो गए? मत्स्य और मीन, ये दो शब्द किसके हो गए? मछली के पर्यायवाची शब्द हो गए। किसके? मछली के, मीन मछली के। अब विनिता है, ये किसका हो गया? ये स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। यहाँ पर वनिता किसका है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये यहाँ पर खंड परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसमें भुजंग, सरप और उरंग ये भी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। कपि, मरकट और बंदर ये बंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जोड़ा, तीनों ही जोड़े अपने आप में एकदम बिल्कुल सही है, परंतु बी ऑप्शन के अंदर ये जोड़ा सही नहीं है। इसको अपन को ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो अच्छी तरीके से करना है, धैर्य बनाए रखना है और एकदम पूरे प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना है। ऐसे नहीं जल्दबाजी में उत्तर दे दिया और उत्तर गलत हो जाएगा, एकदम धैर्य बनाए रख करके उत्तर को देना है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचान करना है, ठीक है ना। आज की
एग्जाम के अंदर, आज के समय के एग्जाम में लगभग इसी प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो इसको पूरा पढ़े। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। दूसरा ऑप्शन है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक है ना। तीसरा है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारी हुई, ये अपने आप में यहाँ पर अशुद्ध हो गया, ठीक है ना। और रेलवे के कई, रेलवे के, ये यहाँ पर अशुद्ध हो गया, ठीक है ना। रेलवे के कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर भी ये शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर पहला बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है। कहीं पर ऐसे अशुद्धियां होती है, कर्म भंग, पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, बार बार शब्द को अपन, एक शब्द को बार बार प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। तो अपन को यहाँ पर ये जो प्रयोग हुआ है कई शब्द, ठीक है ना, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए प्रयोग करना है, वाक्य अशुद्ध न हो जाए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुहावरे से संबंधित। क्या प्रश्न है आपके सामने कि बात का धनी होना, बात का धनी होना। आजकल लोग बहुत कम होते हैं बात के धनी, ठीक है ना। बात का धनी यानी वादे के पक्के होना। आजकल आपको चापलूस आदमी बहुत मिलते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क होता है। चापलूस आदमी होता है वो आपका अच्छा बनकर के बुरा करता है, और आलोचक होता है वो बुरा बनकर के आपका हमेशा अच्छा करता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना और ये मुहावरे को याद रखना, बात का धनी होना अर्थात वादे का पक्का होना, ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मिश्र वाक्य संबंधित, ठीक है ना। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। देखो कि अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। सी ऑप्शन आपके सामने है सूर्य उदय हुआ और कोहारा जाता रहा। डी ऑप्शन है कभी गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या कर दी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन होगा मिश्र वाक्य। जिस वाक्यों के यहां पर उसका या उसकी, उनका, उन्होंने, उनकी, इनका, ये जो सर्वनाम बीच में आते हैं, तो यहां पर ये वाक्य कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है, पहला वाक्य ये है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान होता है। तो लोकप्रिय नहीं होता, पहला, दोनों ही अपने आप में क्या, मिश्रण है। इस वाक्य का अर्थ इसके लिए जरूरी है, और सम्मान पाने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, लोकप्रिय होना पड़ेगा, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। तो अपने आप में वो क्या है, मिक्स है, मिश्रण है। तो इस प्रकार के उदाहरण को ध्यान में रखना है, और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इसको विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है विलोम शब्द से संबंधित। विलोम शब्द, ठीक है ना। विलोम शब्द में है तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है, तिमिर। तिमिर का मतलब होता अंधेरा, ठीक है ना। तो यहां पर आकाश, रात्रि, सवेरा, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्रकाश। तिमिर का अर्थ होता अंधेरा, यहां पर प्रकाश, उल्टा हो जाएगा इसका, प्रकाश, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दाई से पेट छिपाने का अर्थ है। अब यहां पर ये जो शब्द दिया है आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। अब देखो, पहला ऑप्शन है पश्चाताप करना, दूसरा है बेकार की बकवास जो है बकवाद होना, बकवास है यहाँ पर, बकवाद होना। सी ऑप्शन है अत्यंत आसान समझना, और डी ऑप्शन है जानने वालों से कोई बात छिपाना। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। आजकल तो बहुत सारी हॉस्पिटल के अंदर सुविधा है। पहले जो बच्चे के जन्म के समय जो पास में रहती थी, जानकार होती थी, उसको दाई कहते थे, ठीक है ना। और दाई से यदि कोई पेट छिपाता, इसका मतलब उसका अर्थ क्या होता, जानने वाले से कोई बात छिपाना। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14वां आपके सामने है, आंख के अंधे गांठ के पूरे। इस कहावत का सही अर्थ कौन सा है। अब आंख के अंधे हैं परंतु गांठ के पक्के। गांठ के पक्के का मतलब वो व्यापार अच्छा कर सकते हैं, उनका पैसा टका आप गिनोगे ना तो वो खुद मतलब पक्के होते हैं उसमें गिनने में। आंख के अंधे हैं परंतु क्या होते हैं, व्यापार के पक्के होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, व्यापारी। क्या होता है, व्यापारी। मूर्ख धनवान नहीं होता है, तेजस्वी भी नहीं होता, होनहार नहीं होता। आंख के अंधे पर गांठ के पूरे होते हैं, वो व्यापारी। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है मुहावरे से जो है बहुवीर्य समास से संबंधित, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या है कि निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। अब बहुवीर्य समास का उदाहरण आपको देखना है कौन सा नहीं है। चतुर्भुज, धर्माधर्म, जो कनफटा और नीलकंठ। तो यहां पर पहले अपन को बहुवीर्य समास की पहचान देखनी है। बहुवीर्य समास किसे कहते हैं, यानी बहुवीर्य समास के अंदर क्या होता है कि पूरा पद प्रधान होता है, पूरा पद प्रधान होता है और पूरे पद का तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ, ठीक है ना। तीसरा अर्थ, जैसे चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी अर्थात विष्णु, तीसरा अर्थ निकल रहा है विष्णु, ठीक है ना, विष्णु। और धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है ना। कनपटा, कन का फटा, कान है जिसका फटा, अर्थात वो व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, इसलिए तीसरा अर्थ दे रहा है इसका व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति के लिए, नाम के लिए, जिसका कान फटा हो, तो उसके लिए ये सब बिल्कुल कनपटा शब्द के अंदर बहुवीर्य समास है। और नीलकंठ में तो है ही है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीला कंठ है अर्थात शिव, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से मुहावरे का उदाहरण नहीं है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल बहुवीर्य समास के हैं और धर्माधर्म के अंदर नहीं है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ पर सभी शब्द देखो, अन्योक्ति, अधोगति, नारी, शताब्दी यहाँ पर गलत है क्योंकि इनमें भी जो है बड़ा आएगा। साम्यता, सौजन्य, साम्यता और सौजन्य, साम्यता भी शब्द सही नहीं है, सौजन्य भी सही नहीं है, ठीक है ना। प्रियसी और श्रीमती ये बिल्कुल एकदम सही है। देखो कई बार श्रीमती ऐसे लिखा आता है परीक्षा के अंदर और पूछा जाता है ये अशुद्ध है या अशुद्ध, तो आपको ये बिल्कुल अशुद्ध करना है, क्योंकि श्रीमती के अंदर सी आती है, वो बड़ी आती है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इन चीजों का अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना, तो ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये चीज आपके लिए अच्छी है और यहाँ पे ध्यान रखना आपको। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं, न भाग्यवान कहते हैं, न सुशीला कहते हैं, न गौरवान्वित कहते हैं, यहाँ कहते हैं सद्वा। क्या कहते हैं, सद्वा। और मान लो आपके जहन में आएगा जिसका पति जीवित न हो उसे कहते हैं विधवा, तो सद्वा का विलोम क्या हो जाएगा, विधवा। जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए क्या आएगा, विदुषी। क्या आएगा, विदुषी, ठीक है ना, क्या आएगा, विदुषी। और व्यक्ति के लिए उसके लिए होगा विद्वान। क्या होगा, विद्वान। ये आपके लिए ध्यान में रखने योग्य चीजें हैं। और यहां एक आपके लिए बहुत अच्छी है, जिस स्त्री का पति जीवित हो और जिस स्त्री का पति खत्म हो उसे विधवा कहते हैं, और जिस पुरुष या व्यक्ति की पत्नी खत्म हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे कहते हैं विदुर। क्या कहते हैं, विदुर। जिसकी पत्नी खत्म हो चुकी है उसके लिए शब्द होगा विदुर। तो ये चीजें आपको एकदम ध्यान रखना है, ऐसे शब्द कई बार पूछे जाते हैं। जो विद्वान स्त्री होती है उसके लिए विदुषी, जो पुरुष विद्वान होता है बहुत बुद्धिमान होता है उसके लिए विद्वान, और जिसकी पति जीवित नहीं हो उसे विधवा, और जिसका पति जीवित हो उसके लिए सद्वा, ठीक है ना। और पत्नी खत्म हो चुकी है उसे कहते हैं विदुर। ये चारों शब्द जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां शब्द, यथार्थ में कौन सा समास है, समास यथार्थ के अंदर। तो यथार्थ में आपका अव्ययभाव समास है। यथार्थ सही अर्थ हो, जिसका सही अर्थ हो उसे कहते हैं यथार्थ। क्या कहते हैं, यथार्थ। तो ये आपका ऑप्शन होगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने ये देखो, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द यहां पर मैथिली, ये अशुद्ध है। मैथिली शरण, मिथिली, इसमें भी जो है आ गई थी, बड़ी आ गई, ये भी अशुद्ध है। और इसमें मैथिली शरण, इसके अंदर ये जो ली है वो बड़ी आ गई, छोटी आ गई, ये भी अशुद्ध है। मिथिली शरण
ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, ठीक है ना, शुद्ध है। अब अगला प्रश्न है, रिक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? रिक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? रक्त, इसको अलग करके देखो, रक्त धन इमा, रक्त धन इमा। एक मिनट हो, रक्त धन इमा, यहां पर छोटा ही आएगा, रक्त धन इमा, तो इसका क्या हो जाएगा? रक्तिमा। तो यहां पर इमा प्रत्यय आपका बिल्कुल एकदम सही है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? ये तो सीधा ही दिख रहा है, उपवन के अंदर उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वन शब्द एकदम बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द का शब्द नहीं बना है? ये नहीं, यहाँ पर इस पे पहले आपको गोला कर देना है, जिसे ध्यान रहे। अब देखो, अधि से कौन नहीं बना, तो इसको अलग करके देखेंगे। अधि धन आदेश, अधि धन आदेश यण संधि का सुंदर उदाहरण है। अधिकृत, ये भी है, और इसमें भी अधि उपसर्ग का अधि और कृत शब्द बना हुआ है, ठीक है ना। और अधि और अक्ष, ठीक है ना, ये भी यण संधि का सुंदर उदाहरण है। तो यहाँ पर सब में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधि का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ। ये जो है आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल एकदम सही है। इसका हो जाएगा अधिक, अधिक धन अंश, अधिक धन अंश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अधिकांश हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, निम्न में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ? विदेशी प्रत्यय का मतलब उर्दू, उर्दू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर सौदागर के अंदर उर्दू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी सब के अंदर स्वदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या देशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो कि समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? यहां पर शब्द दिया हुआ, रुद्र समास का नाम दिया हुआ है, देशभक्ति संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है ना। कला प्रवीण, कला में है जो प्रवीण अर्थात कला प्रवीण, उसमें अधिकरण, विद्या अभ्यास और पदच्युक्त। यहां पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम असंगत है। अब इसका पदच्युक्त का क्या होगा? विद्या, विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास, तो जहां का के काकी का बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां पर समन तत्पुरुष होता है। अधिकरण में पेपर, कला में प्रवीण, तो में पेपर का प्रयोग होता है, वहां पर आपको अधिकरण। देश का भक्त, देश भक्ति, देश की भक्ति, देश की भक्ति, तो यहाँ पर संप्रदान हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है पद से च्युक्त, पद से चयुक्त, तो पद से च्युक्त का मतलब अलग होने का भाव हो रहा है, और अलग होने का भाव किसमें हो गया? आपादान में होता है। किसमें? आपादान तत्पुरुष समास के अंदर होता है, न कि करण तत्पुरुष के अंदर। करण तत्पुरुष के अंदर से का प्रयोग होगा, परंतु वो सात सात होगा, यानी संबंध का भाव व्यक्त करेगा, सात का भाव व्यक्त करेगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निर्जर और निर्जर, दो शब्द दिए हुए हैं, निर्जर और निर्जर। इसके अंदर निर्जर और निर्जर शब्द में शब्द का अर्थ युग्म कौन सा है? सही, तो यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा निर्झर, ठीक है ना, निर्झर अर्थात झरना, जो लगातार चलता है उसे झरना कहते हैं। निर्जर, ठीक है ना, निर्जर अर्थात जर का मतलब होता है बूढ़ा होना, बूढ़ा, ठीक है ना, जो बूढ़ा नहीं होता उसे निर्जर कहते हैं अर्थात देवता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कई बार सवाल एज इट इज पूछा गया, निर्जर और निर्जर, झरना और देवता, ठीक है ना, झरना और देवता। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न देखे हैं कि जिसे लांघना कठिन हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए शब्द होगा आपका दुर्लभ्य। क्या होगा? दुर्लभ्य। जहां पर जाना कठिन हो, अगम्य, जहां पर जा नहीं सकते उसे कहते हैं अगम्य। जिसे लांघा नहीं जा सकता, जिसे पार नहीं कर सकते, उसे कहते हैं अलध्य, 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 अलध्य। और जहां पर जाना बिल्कुल बहुत कठिन हो, या कह सकते कि जहां दुर्गम, जहां पहुंच ही नहीं सकते, उसे कहते हैं दुर्गम, जहां पर पहुंच ही नहीं सकते। अब यहां पर इसको जहां पर पहुंच नहीं सकते वहां तो हो जाएगा अगम्य, और जहां पहुंचना बहुत कठिन हो उसके लिए हो जाएगा दुर्गम, ठीक है ना। इसको कहते हैं दुर्गम रास्ता है जहां पर पहुंचना कठिन है। अलध्य जिसको पार नहीं कर सकते, ठीक है ना। दुर्लध्य जिसे लांघना कठिन हो। ये आपको एकदम अच्छी तरीके से याद में रखना है, यहां से सवाल एकदम आने की संभावना बनती है, ठीक है ना। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न आया आपका संधि संबंधित। संधि में कौन सा? अन्याय का संधि कौन सा? अन्याय शब्द में
तो इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। शब्द है अन्याय, शब्द है अन्याय। अब अन्याय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, देखते हैं इसको। देखो अन्य, यहां तक इसको यहां से अलग करना है, अन्य और अन्य, ए पीछे बच गया, तो यहां पर होगा अ और आएगा अ, तो अ और अ मिलकर के क्या बनता है, आ किस संधि बन रहा है, आ बन रहा है आपका दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि में। यानी दीर्घ स्वर संधि के अंदर हमेशा जो लघु वर्ण है या दीर्घ वर्ण है मिल करके हमेशा किसका वर्ण होता, निर्माण होता है, दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। जैसे ए और ए मिलकर के आ बनता है, आ और आ मिलकर के भी आई बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ई या बड़ी और ई या बड़ी ई मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ी बन रहा है। उ और उ या उ और उ मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है। तो जहां पर बड़ा उ बन रहा है, दीर्घ बन रहा है, वहां पर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दीर्घ संधि करनी है। तो इसके अंदर ये होगा अन्य और अन्य धन अन्य, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखो, निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु उपसर्ग किसमें नहीं है, देखो अनु उर्वर में बिल्कुल है, अन्वेक्षण के अंदर भी है, अन्वेक्षण, अनु धन ऐसना, ऐसन, अनुधन ऐसन, उ के साथ में ए आने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना। एक ही संधि में बनता है, गुण स्वर संधि के अंदर, ध्यान रखना, जिसमें एक मात्रा गुण स्वर संधि, ठीक है, जिसमें डबल मात्रा आती है शब्द के बीच में, वो होगी वर्धी संधि, ठीक है ना। और तीन शब्द जैसे नयन वगैरह होते हैं जिसमें आदि तीन शब्द होते हैं, वहां पर हमेशा वो उदाहरण किसका होगा, अयधि संधि का होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका होगा अनुराग, क्या होगा, अनुराग। अनुज जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं, अग्रज जो पहले जन्मता है, तो अपना बड़ा भाई उसके लिए हम शब्द किसका प्रयोग कर सकते हैं, अनुज का कर सकते हैं, और अपन से छोटा भाई उसके लिए हम अग्रज शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्न में से किस शब्द, कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द, ठीक है ना। तात्कालीन शुद्ध है, नैपुण्य भी शुद्ध है, निरपराध भी शुद्ध है, ठीक है। निपुण्य और ये निपुण शब्द है और उसके ये प्रत्यय लगने से बन गया नैपुण्य, ठीक है ना। और तत्काल और एक प्रत्यय लगने से बन गया तत्कालीन। यहां पर एक ही प्रत्यय, शब्द सही क्या है, एकता, एकता, और एक इसमें ता प्रयोग हुआ, ता का प्रयोग हुआ, एकता। तो सही शब्द तो यहां पर एकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए, एक ही शब्द सही है, क्या है, एक ही शब्द सही, या एकता शब्द सही है। तो ये एक प्रत्यय बिल्कुल, यहां पर देखो, यहां पर नियम क्या है, नियम ये कहता है प्रत्यय का कि यहां पर ये और तय प्रत्यय, ये और तय प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग कभी नहीं होता है। तो यहां पर दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द बिल्कुल अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 30, वो आपके सामने देखो कि अकारण झगड़ा करना, अकारण झगड़ा करना, बिना कारण झगड़ा करना, उसके लिए उपयुक्त कहावत कौन सी है, ठीक है ना। सुखद धान पड़ा जिम पानी, ये तो क्या हो गया, बिना, यानी जो समय बीत गया उसके बाद बारिश हो गई, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। सुक्त धान पड़ा जिमी पानी, सूत ने कपास जुल्ले से लठम लठा, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है, अकारण झगड़ा करना, यानी कपास और न तो सूत है आपके पास में, परंतु जुल्ले से आप क्या कर रहे हो, जुल्ला किसे कहते हैं, जो कपड़े को बनाने वाला जो जुल्ला होता है उससे आप लठम लठा कर रहे हो, अर्थात आप उससे झगड़ा कर रहे हो, आप उससे लड़ी झगड़ा कर रहे हो। तो ये ऑप्शन आप जो है, ये कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है कि अकारण झगड़ा करना, ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका एकदम सही है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, कई बार एज सवाल पूछा गया है, कूल और कूल, आप कहते हैं कि सर मात्रा में अंतर करने से क्या होता है, ये इतना अंतर हो जाता है। देखो यहाँ पर एक छोटी मात्रा लगाई है खाली, यहाँ पर बड़ी मात्रा है, परंतु उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। कूल का अर्थ यहाँ पर वंश, ठीक है ना, और कूल का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, किनारा। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल आपका एकदम सही है, ठीक है।
कई बार इसका उल्टा लिख करके भी अर्थ को घुमा देते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से। जहां पर छोटे ऊ की मात्रा आती है उसका मतलब होता है वंश, और जहां बड़े ऊ की मात्रा आती है वो होता है किनारा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बिल्कुल। सवाल कई बार एज इट इज पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर घोंसला, पेड़, नाटक और विदूषक। विदूषक, तो यहां पर जो विटप का अर्थ होगा पेड़, विटप पेड़, वृक्ष, ये इनके लगभग सेम अर्थ होते हैं। तो विटप का अर्थ होता है पेड़, तो ये पर्यायवाची शब्द है विटप। विटप किसका है? पर्यायवाची शब्द पेड़ का अर्थ है। ठीक है ना, पेड़, पादप, वृक्ष, ठीक है ना, ये इनके जो एकदम समान अर्थ दिए जा रहे हैं। तो इसको अपन को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? तो यहां पर इसको संधि विच्छेद करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी संधि है। सम, धन, कलफ। तो यहां पर सम आधा वर्ड है सम, उसके साथ में ये मिलते क्या हो जाएगा? संकल्प। तो यहां पर जो है कौन सी संधि हो गई आपकी? आपकी हो गई व्यंजन संधि। कौन संधि हो गई? व्यंजन संधि। यहाँ पर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सम, धन, कलप। यानी मैं वर्णों के आगे यदि क्या प्रकार के वर्ण आते हैं तो ये किस में बदल जाता है? अनुस्वर में बदल जाता है, पे। इसका नियम होता है कि यदि प्रथम वर्ण इनके साथ आता है क्या छठा तपक है, तो ये जो किस में बदल जाएगा? मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वर में बदल जाएगा। उसी लगते हाथ हम ये एक और चर्चा करते हैं। जैसे शब्द हो गया पंप, पंच, ठीक है ना, इसमें अनुस्वर कौन सा? इन अनुस्वर का मतलब इसको कैसे लिखा जाता है? जैसे इसको पंप को हम ऐसे भी लिख दें तो भी बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है ना, इसमें नियम होता है कि जब यहां पर अनुस्वर लग गया तो सामने वाले वर्ण का अंतिम वर्ण यहां पर बीच में आएगा। ठीक है ना, यहां पर अंतिम, तो च का अंतिम क्या होगा? पंच। पहले ऐसे लिखा जाता था, अब इसको ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है ना, अब इसमें सुधार कर लिया, यहां जो इसका पंचम वर्ण में इसको डाल दिया। जैसे कंठ, कंठ, तो पहले जो इसका पंचम वर्ण क्या होता है? कंठ। अब इसको ऐसे लिखा जाता था, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कई बार इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने, आपके जो ये सवाल आते हैं या शब्द पूछे जाते हैं, तो इनको ऐसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरे की वस्तु पर घमंड करने के लिए उपयुक्त कहावत है। दूसरे की वस्तु पर घमंड करना, यानी दूसरे की वस्तु पर घमंड करने का, देखो पहला ऑप्शन क्या है? बजाज की गठरी पर जिगुर राजा, बहुत सोना दरिद्र की निशानी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये कहावत भी बहुत सारा परिचित है। और बन आए तो फकीरी सी भली, तो यहां पर क्या है कि बजाज की गठरी और जिगुर राजा, ये बिल्कुल एकदम ऑप्शन आपका सही होगा कि दूसरे की वस्तु पर घमंड करना, बजाज की गठरी और जिगुर राजा, ये बिल्कुल कहावत अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है और आपको याद भी रखना है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब यहां पर वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह होता है, शब्दों का सार्थक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। अब वाक्य के दो प्रकार के भेद होते हैं। देखो, एक तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सीधा प्रश्न कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, और यहां से अपन अलग अलग इसमें चर्चा भी करेंगे। थ्योरी क्लास के अंदर पूरी जो है क्लास उसी होगी, उसमें हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो अपन को यह ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है ना, तो यहां पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा सा ऑप्शन आपका है डी। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। तो इस प्रकार से हमने लगभग 35 प्रश्नों का यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है, उसको हमने अच्छी तरीके से देखा है। हमें आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि किस प्रकार जो है आपको ये क्लास लगी, और आगे भी हम इसी प्रकार से निरंतर ऐसी क्लासेस जारी रखेंगे। बीएसटीसी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो तैयारी आप निरंतर बनाए रखें और इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।